आज क्लास 10th के भैया बहन अर्थशास्त्र विषय के पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के संबंध में अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, इसके मूल अंश में आप देख रहे हैं। अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है कि पहले हमें यह जानना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। अगर अर्थव्यवस्था के संबंध में जानकारी हो जाए तो इसके विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में पढ़ना और समझना दोनों सरल हो जाएगा। तो अर्थव्यवस्था ऐसे मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थ, जिसका अर्थ है धन, और व्यवस्था अर्थात उसकी जो संचालन प्रणाली है। तो ऐसी व्यवस्था जो आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित हो, जो देश के यह आर्थिक प्रगति में सहायक हो, इत्यादि प्रकार की बातें हैं। लेकिन अगर इसकी परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करें कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो उसे विशेष रूप से जानने की हमें आवश्यकता है। बताया गया है अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का व्यावहारिक कार्य रूप है। अर्थात जो अर्थशास्त्र की अवधारणाएं हैं, जो इसके मूलभूत बातें हैं, उसको क्या करता है, यह व्यावहारिक कार्य रूप देता है, व्यवहार में उतारने का काम करता है। तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में और आगे बताया गया है कि अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। सारे आर्थिक गतिविधियों का संचालन होगा। इसमें क्या क्या बातें हो सकती है, जैसे कि उत्पादन, उपभोग व निवेश, ये सभी अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थात उत्पादन भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उपभोग भी उससे जुड़ा हुआ है, और उसमें निवेश शब्द भी जुड़ा हुआ है। तो सामूहिक रूप से ये सारी बातें जो हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। अब जबकि हम लोगों ने इस बात की चर्चा कर ली है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अब हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में हम लोगों को अध्ययन करना है। तो यह देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है। तो ये 3 क्षेत्र कौन कौन हैं? पाठ्य पुस्तक में भी आपने इसको पढ़ा होगा, पुनः इसको देखना है कि ये 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन तीनों में क्या अंतर है, तो जरा इस बात की भी जानकारी हो जाए पहले कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि
अथवा सहायक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कृषि अथवा सहायक क्षेत्र। क्यों कहते हैं इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र, इसकी चर्चा तुरंत करने जा रहे हैं। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा गया है। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसे सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है कि अगर कभी परीक्षा में भी इस प्रकार के प्रश्न आ जाएं जिसमें कि प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा न होकर के ये कहा जाए कि कृषि अथवा सहायक क्षेत्र, तो हमें यह समझना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र की चर्चा हो रही है। अगर द्वितीय क्षेत्र न लिखा गया हो प्रश्न में और यह कहा जाए कि औद्योगिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो हम ये समझेंगे कि यह द्वितीय क्षेत्र से संबंधित बातों की चर्चा होने जा रही है। फिर उसी प्रकार से तृतीय क्षेत्र लिखा रहे अथवा सेवा क्षेत्र लिखा रहे, दोनों का अर्थ समान है। तो अब हम लोग इसी पाठ के अंश में आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाएगा, इसके उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। तृतीय क्षेत्र क्या है, इसके उदाहरण की चर्चा करेंगे। तीनों में क्या अंतर है, कौन किस रूप में है, इत्यादि बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा है प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में। प्राथमिक क्षेत्र अभी तुरंत चर्चा किए हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि अथवा सहायक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह भी मैं लिख दे रहा हूं ताकि कोई भ्रम की स्थिति नहीं हो। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि अथवा सहायक क्षेत्र। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कृषि अथवा सहायक क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब मन में यह प्रश्न आएगा कि कृषि अथवा सहायक क्षेत्र कहने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र जो है यह प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है इसके माध्यम से, और इस प्रकार की जो प्रक्रिया है अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके किसी वस्तु का निर्माण करना, यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित माना गया है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि का कार्य, उदाहरण के तौर पर डेयरी, कृषि का जो कार्य करते हैं उसमें हम प्राकृतिक यह उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हैं। भूमि प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, सूर्य की रोशनी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, जल की व्यवस्था वह भी जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रकृति प्रदत्त हैं और प्रत्यक्षतः प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से डेयरी का उद्योग, गाय भैंस इत्यादि का हम लोग पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। ये सभी प्रकृति से प्रत्यक्षतः हम प्राप्त करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसके माध्यम से अपने
आजीविका की पूर्ति करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, चाहे वह डेयरी उद्योग हो, चाहे वह कृषिगत कार्य हो, चाहे वह वानिकी से संबंधित कार्य हो, ये सारी बातें प्राथमिक क्षेत्रक में रखी गई हैं। तो उदाहरण के रूप में क्या हो गया, कृषि, उदाहरण मैं लिख दे रहा हूं ताकि स्पष्ट हो जाए। कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वानिकी, इत्यादि इत्यादि प्रकार की चीजें जो हैं, जो इससे संबंधित हैं, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही रखे गए हैं। अब इसके बाद द्वितीय क्षेत्र की चर्चा है। द्वितीय क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें वे सारी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों से विभिन्न रूपों में बदला जाता है। विनिर्माण औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुनः इसकी चर्चा कर देते हैं कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में वे सारी गतिविधियां शामिल हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों से विभिन्न रूपों में बदला जाता है। और यह विनिर्माण जो है, चूंकि औद्योगिक गतिविधियों से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। कुछ उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। अब जैसे कि किसान कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास का उत्पादन यानी कृषिगत क्रियाओं के द्वारा किया गया, तो वह प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। लेकिन उस कपास को किसान क्या करते हैं, तो उसे किसी फैक्ट्री को सप्लाई देते हैं, किसी कंपनी के पास उसे भेजते हैं, किसी उद्योग में उपयोग के लिए उसको भेजा जाता है। और औद्योगिक इकाई जो होती है, उस कपास का प्रयोग करके या तो धागा बनाती है या फिर उस धागे से वस्त्र को तैयार करने का काम करती है। तो कपास को धागे में परिवर्तित करना, धागे को शर्ट, पैंट या और प्रकार के वस्त्र को बनाने में उपयोग करना, यह क्रियाकलाप उद्योग के सहारे ही किया जाता है, मशीनों की सहायता से किया जाता है। इस कारण से इस प्रकार के क्रियाकलाप को हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद एक और उदाहरण की चर्चा कर लें। तो पहला तो हो गया कि कपास का उत्पादन हुआ, कपास से धागा तैयार किया गया, धागे से वस्त्र तैयार किए गए, और इस प्रकार के क्रियाकलाप में क्या किया गया, तो औद्योगिक गतिविधियों का सहारा लिया गया। औद्योगिक गतिविधियों का प्रयोग हुआ। इस कारण से इसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना गया है। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, गन्ना। गन्ना का उत्पादन यह प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इसी गन्ने को क्या करते हैं हम, तो मशीनों की सहायता से, औद्योगिक इकाइयों की सहायता से
अगर चीनी में तब्दील कर देते हैं तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और इस प्रकार की गतिविधि औद्योगिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो गन्ना से क्या करते हैं? चीनी बनाते हैं। अब तृतीयक क्षेत्र की चर्चा है। अभी तुरंत आपको हमने बताया है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये हमेशा ध्यान करने की बात है कि तृतीयक क्षेत्र कहा जाए अथवा सेवा क्षेत्र कहा जाए, दोनों का एक ही अर्थ लेना है। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब मन में यह बात आती है कि इसे सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? ऐसी क्या बात है इसमें जो इसे कि सेवा क्षेत्र का नाम दिया गया? तो ये बताना है कि तृतीयक क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां होती है जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि वे उत्पादन प्रक्रिया में सहायता पहुंचाने का काम करती है। कैसे सहायता प्रदान करती है? अब जैसे कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्मित जो उत्पाद हैं उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। ट्रक की सहायता लेते हैं, ट्रेन की सहायता लेते हैं, समुद्री जहाज की भी सहायता ली जा सकती है अगर एक्सपोर्ट करने की बात हो। फिर उसी प्रकार से उन माध्यमों से अन्य स्थानों तक पहुंचाकर उसे खुदरा दुकानदार, थोक विक्रेता इत्यादि के पास पहुंचाया जाता है। तो यह तृतीयक क्षेत्र जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को पहुंचाने के लिए साधन मुहैया कराता है, वह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है। वह क्या कर रहा है? तो वह सेवा का काम कर रहा है, सेवा जैसे उपलब्ध करा रहा है। ठीक इसी प्रकार से चूंकि ये गतिविधियां जो है इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं हो रहा है बल्कि इसके बजाय सेवा उत्पादित हो रही है, तो इस कारण से इस तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कुछ एक और भी उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक का कार्य, एटीएम, फिर डाकघर, परिवहन की व्यवस्था, संचार सेवाएं, शिक्षक का कार्य, डॉक्टर का कार्य, धोबी का कार्य, नाई का कार्य, मोची का कार्य, वकील का कार्य। तो इतने सारे जो उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं, आप यह देख रहे हैं कि ये सारे कार्य किसी इस कार्य को करने वाले जो व्यक्ति हैं वह कोई वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, वह सेवा प्रदान करने का काम करते हैं। बैंक आपकी आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण करने में सहयोग करने का काम करता है। डाकघर आपके पत्रों को, आपके पार्सल को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है। यह किसी वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहा है बल्कि आपके लिए सेवा उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। आपके यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अन्य स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, आपको आपके जीवन को सरल करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से परिवहन व्यवस्था के माध्यम से हम सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते हैं। हम स्वयं भी यात्रा करते हैं अपने विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, चाहे वह यात्रा हमारा शिक्षा के लिए किया गया हो, चाहे वह पर्यटन के लिए हमारी यात्रा हुई हो, या फिर किसी अन्य उद्देश्य के लिए की गई हो। तो परिवहन का जो साधन है वह क्या है? सेवा क्षेत्र का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से संचार सेवाएं जिसमें कि टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है और भी ऐसे साधन जिससे कि सूचनाओं का संप्रेषण किया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं
यह सुविधा भी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता है, यह सेवा उपलब्ध कराने का काम करता है। फिर इसी प्रकार से शिक्षक भी कोई वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, वह सेवा उपलब्ध कराते हैं, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में अपनी सहभागिता निभाते हैं, देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर चिकित्सा का कार्य करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से धोबी, नाई, मोची, ये सभी किसी वस्तु के निर्माण में नहीं लगे होते हैं, वह सेवा के कार्य से जुड़े होते हैं। तो स्पष्ट हो गया कि तृतीयक क्षेत्रक सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उदाहरण में आपने अभी देख लिया है बैंक, डाकघर, परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, नाई, धोबी, वकील इत्यादि। यह ध्यान देने की बात है कि जितने उदाहरण दिए गए हैं केवल यही जो है तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं ऐसा नहीं है। मैंने इत्यादि शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात ऐसे स्रोत जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से भिन्न हैं, जो न किसी प्रकार के उत्पादन से सम्मिलित हैं बल्कि सेवा उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रक से जुड़े हुए लोग तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत रखे गए हैं और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। एक और बिंदु की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। यह बिंदु है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, ये तीन क्षेत्र की जो हमने चर्चा की है, प्राथमिक क्षेत्रक, प्लस द्वितीयक क्षेत्रक, प्लस तृतीयक क्षेत्रक। इन तीनों क्षेत्रकों के जो योग होते हैं, यानी इन तीनों क्षेत्रकों को जब जोड़ दिया जाता है तो वह जीडीपी कहलाता है। जीडीपी की चर्चा बराबर सुनते होंगे। यह ध्यान कर लिया जाए कि जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हिंदी में जानना चाहेंगे तो सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हिंदी में इसे कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। स्पष्ट है कि अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए, चाहे यह प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाए या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए या ऐसे भी जानकारी के लिए जीडीपी क्या है, अगर ये प्रश्न हो
तो हम लोग स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों का जो कुल योग होता है वह जीडीपी कहलाता है। इसे ही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, हिंदी में इसे ही हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। आज की कक्षा में यहीं तक चर्चा है। इस पाठ के अन्य अंशों को अब हम लोग अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।